नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। शुरुआत करेंगे विशेष कार्यक्रम की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन के पारंपरिक मुकाबले को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया है। तीनों ध्रुवों के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिससे चुनावी समीकरण और भी पेचीदा हो चुके हैं। ये चुनाव बिहार की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। बिहार चुनाव की गेम चेंजर महिला वोटर करीब 3.5 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं। ये ना तो कुछ संख्या है, बल्कि वो ताकत है जिनके हाथों में बिहार की सत्ता की चाबी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष हो, हर कोई महिलाओं के इस वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश में है। चलिए इसी पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। तेजस्वी के सरकार बनता हो, हर हालत में बनता हो। 50 साल से वो सब बात जो है ना कि वो खुदरिया बात ना क्या पक्का बन जाते एकदम पक्का। मैंने तब देता ही लोहार सब वोट हो। लोहार से तो वोट कहा जाता है। लोहार कल्ले वाला में लोहार नाई कथी को 2 लाख की 5 लाख। एक तरफ तो नीतीश जी का सुशासन है और दूसरी तरफ तेजस्वी जी और उनके परिवार का दुशासन राज है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से केवल तेजस्वी जी की अनाउंसमेंट हुई है, तो तेजस्वी जी के जो सपोर्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स है, वो भी किस प्रकार के गाने और म्यूजिक वीडियोस बना रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्ता आएगी कट्टा निकल के आएगा। वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो बिहार में रंगदारी वापस लाएंगे। तो ये रंगदारी, दंगाई और जंगलराज वाली मानसिकता से ग्रसित लोग उनका असली चेहरा दिखा रहे हैं। बिहार की जनता इस प्रकार की बहुरूपियों को बिल्कुल अस्वीकार पिछले दिनों में भी किया है। पिछले 20 साल से एनडीए को बराबर विधानसभा हो या लोकसभा में बिहार की जनता ने आशीर्वाद किया। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। ये फिर अभी निराशा में जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। प्रशांत किशोर 0 पर आउट हो जाएंगे। उनका जो प्रयास है वो प्रयास में विफल रहेंगे। दूर दूर तक कहीं नहीं उनका पता है। केवल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करके अपने पार्टी का पहचान बनाना चाहते हैं और कार्यकर्ता तैयार करना चाहते हैं। वोट न कोई इनको देने वाला है और न ही कुछ होने वाला है। मैं सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके आने की सूचना से ही पटना वासियों में उत्साह का भाव बहुत बढ़ा है और सब लोग उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। ये लोग जुमलेबाज, और अब जो है कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा 1 सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। जनता और मतदाता अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के जुमलेबाजी में पड़ने वाला नहीं है और मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। कि जननायक कोई सोने की चम्मच लेकर के तो नहीं बन पाता है। तेजस्वी यादव की पहचान क्या है? अगर लालू जी के बेटे नहीं होते तो नौजवानों की एक बड़ी फौज है, उस फौज का एक हिस्सा रहते, किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते या नौकरी के लिए लाइन में खड़े होते। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी एक गरीब परिवार में जन्मे, शिखर तक का सफर उन्होंने तय किया, पूरी जिंदगी बेदाग रहे, आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए लड़ते रहे। सबके लिए कर्पूरी जी जैसा बनना इतना आसान लक्ष्य नहीं है। में लोग बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ देखेंगे और 30 बरस से जो लोगों की यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देते हैं, उस युग का अंत हो रहा है। बिहार में अब नया विकल्प, बिहार में एक नया विकल्प बन रहा है और वो विकल्प किसी नेता का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, किसी जाति का नहीं है,
वो बिहार के बच्चों का है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया यहां पर जरूर सुनी है, अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो त्रिकोणीय मामला अब लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में क्योंकि चुनाव नजदीक है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया यहां पर सामने आ रही हैं। जो खास मेहमान वो हमारे हैं उनसे आपको भी हम रुख करा देते हैं। अंकुर भारती कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तपोष पाल बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनसुराज पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तारिक अनवर जी, और सौरभ तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ से भी जानेंगे कि स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले तपोष जी मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी लगातार चल रही है और तमाम दावे भी यहां पर किए जा रहे हैं कि जीत इस बार आप ही लोगों की होगी, क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? आप लोगों को, सभी लोगों को और देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, आप जो बिहार इलेक्शन की अगर समीकरण की बात करें तो कई सर्वे हैं और कंटिन्यूअसली उन सर्वे में एनडीए को और भाजपा को 40% से ऊपर दिखाया गया है और सभी सर्वे में हमारे काफी हेल्दी इक्वेशंस वो सामने आ रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं आपको, देखिए जो सर्वे में एक चौंकाने वाली जो नई बात आई है कि एनडीए को इस बार बिहार में 1.6% की बढ़त मिलेगी। मतलब जो पिछली बार हमारे वोट परसेंटेज हुआ करते थे वो सर्वे में आ रहा है कि 1.6% से ज्यादा मिलेंगे। और सबसे बढ़िया है कि हमारी सीटें क्यों इस बार ज्यादा होंगी, क्योंकि 3 उसके पार्टियां हैं जो कि ज्यादा उसके फैक्टर्स हैं, एआईएमआईएम, जन स्वराज और आम आदमी पार्टी। ये वोट कटुआ साबित होंगे, ये वोट को काटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, जिससे कि हमारे सीटों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। देखिए, एक क्लियर कट संदेश है नीतीश कुमार जी पे, न तो चोरी का आरोप लगा है आज तक और न ही परिवारवाद पे। ये दोनों आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाया, न कोई साबित कर पाया और न कहीं से भी उनके ऊपर इस तरीके की कोई आंच है। तो चोरी का कोई आरोप नहीं है, नीतीश कुमार जी अभी तक बेदाग है। और परिवारवाद का, उनके लड़के कहां हैं, किस पार्टी में क्या कर रहे हैं, वो भी कोई आरोप नहीं। लेकिन ये दोनों ही आरोप आप महागठबंधन के लालू परिवार पे स्ट्रेट अवे लगा सकते। चोरी के गंभीर आरोप हैं और परिवारवाद पे उनका पार्टी ले लीजिए और सरकार ले लीजिए और एमपी एमएलए राजद और जहां भी देख लीजिए विपक्ष के नेता उन्हीं के परिवार से। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं तपोष जी, तारिक अनवर भी हैं, उनसे ही जवाब ले लेंगे। लेकिन हमारे संवाददाता जो है पटना से लगातार बने हुए हैं सौरभ, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आपके आसपास भी लोग बाग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि माहौल क्या कुछ कहता है, ग्राउंड जीरो पर समीकरण क्या बन रहे हैं। जी देखिए, जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प हो गई है लड़ाई। और देखिए, जो छठ का त्यौहार है, आज जो भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया है, भगवान भास्कर अब डूब चुके हैं, अब कल आखिरी दिन है। अब इसको लेकर अब देखिए, अब जो सियासी पारा है वो काफ़ी चढ़ने वाला है। अब बात करें महागठबंधन की बात करें अगर, तो कल उनका मैनिफेस्टो आने वाला है, घोषणा पत्र आने वाला है। और जो तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी की बात कही थी, अब वो क्या वाकई जो सरकारी नौकरी हर घर परिवार में देने की बात कही थी, क्या वो परिवार में वो सरकारी नौकरी उनके महागठबंधन की जो मैनिफेस्टो रहेगा उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से जननायक शब्द, और प्रथम आपको याद होगा कि हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब समस्तीपुर दौरा था तो उस दिन मैंने आपसे ही कहा था कि जो जननायक शब्द है, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के लिए इस शब्द को ट्वीट किया था और उसके बाद से प्रधानमंत्री आकर इस मुद्दे को लेकर जरूर उठाएंगे। और हुआ वही, और प्रधानमंत्री ने आकर महागठबंधन को आड़े हाथों जननायक शब्द पे ले लिया था। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं बिहार में इसमें आप लोग? इस समय तो बिहार में बीजेपी का सरकार है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार भी हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ से बीजेपी ही जीत पाएगी। क्या किया है बीजेपी ने बिहार के लिए? बिहार के लिए तो बहुत कुछ किए हैं। बीजेपी के जब तक सरकार आया 15 साल में बहुत कुछ हुआ है, विकास के रूप में बहुत कुछ हुआ है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, बीजेपी या महागठबंधन? बीजेपी। बीजेपी क्यों पसंद है आपको? अच्छा है, थोड़ा लगता है काम वाम किया है तो इस कारण अच्छा लगता है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं हम नौकरी देंगे, एनडीए बीजेपी कर रही है हम नौकरी देंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सभी दल घटक जो अपना अपना ओपिनियन तो देंगे कि हम देंगे, बट सरकार जो कर रही है वो हम लोग के हित का काम ही कर रही है ना। तो अभी तक तो सरकार अच्छी चल रही है, बस नेक्स्ट आगे का तो पता नहीं है। आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या सोचते हैं युवा इस बार?
सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का बिहार की धरती पर मैं छठ के पावन पर्व पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप पटना के गांधी मैदान से 20 किलोमीटर दूर 20 मिनट में आए हैं। ये नीतीश जी का विकास है। ये 20 साल में विकास का हम लोग को एग्जाम्पल आपको दिखा होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और छठ जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, आज हम लोग यही भगवान सूर्य से प्रे करेंगे कि इसी तरह बिहार सुशासन और विकास के रास्ते पर चलता जाए और युवा आगे बढ़ते रहें और बिहार बहुत जल्द देश के टॉप 5 राज्य में आए विकसित में। यही मानेंगे, युवा नेतृत्व हो और एनडीए के नेतृत्व में फिर से सरकार बने। और इसका एग्जाम्पल आप लोग भी देखे होंगे, बिहार पटना देख रहे होंगे किस तरह से बदला है। तो प्रथम देखिए, छठ का चल रहा है, पर्व चल रहा है और उसके बाद से कल अगर बात करें मंगलवार का जो दिन है, उसके बाद से प्रचार है, वो प्रचार काफ़ी तेज आपको देखने को मिलेगा और जो आरोप प्रत्यारोप है वो आपको तेजी से दिखाई सुनाई देगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों से भी आपने बातचीत की और जानने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया हमने भी सुनी। मेहमान लगातार सुन रहे हैं हमारे तपोज जी, क्योंकि देखिए अब लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में बनती हुई यहाँ पर नजर भी आ रही हैं। लेकिन तारिक अनवर जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि आप लोग वोट काटने का काम जरूर करेंगे, एनडीए के पक्ष में जो है वो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता पटना में मौजूद है, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। क्या कुछ समीकरण आप देख रहे हैं? बहुत सच उन्होंने बोली है। पहली बात तो ये कि ये डिपेंडेंट है कि एमआईएम वोट काटेगी, जनसुराज वोट काटेगा और जो दूसरी तीसरी पार्टियां वोट काटेंगी तब ये जीतेंगे। ये इस बात को एग्री कर रहे हैं और मैं भी इस बात को एग्री कर रहा हूं कि ये भी अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने जो इनका संगठन है, अब इनकी जो 20 साल से जो ये लोग सत्ता में रहे हैं, उसके आधार पर ये लोग भी संतुष्ट नहीं है कि इनको बिहार की जनता चुनने जा रही है। दूसरी बात रही कि वोट काटने की, जनसुराज को लेकर इन्होंने टिप्पणी की। बात सही है कि हम लोग वोट काटने ही आए हैं और जब तक कोई वोट काटता नहीं है वो जीतता नहीं है। जो एस्टैब्लिश पार्टियां हैं, जो यहां से कन्वेंशनल पॉलिटिक्स कर रही है, जो स्थापित दल है, उनके बिहार की जनता तो अभी तक उन्हें ही वोट करती आई है। तो जाहिर सी बात है कि वहां से जब वोट हम निकालेंगे तभी तो हम जीतेंगे। ये तय नहीं है कि 1% वोट लेंगे कि 20% वोट काटेंगे इनका, लेकिन वोट काटेंगे, इन्हीं का वोट काटेंगे और इन्हीं का वोट काटकर हम चुनाव जीतेंगे। ये दोनों बातें उन्होंने अपनी टिप्पणी में ही साबित कर दी है। ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर तो कुछ और ही कहते नजर आते हैं। वो तो अलग बात यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि उस तरीके से तो आप लोग जैसे मैदान में उतरने चाहिए थे वैसे तो आप नहीं उतर पाए हैं ना। कैसे मैदान में उतरना चाहिए था? पिछले 3 वर्षों से मैदान में हम घूम रहे हैं, गांव में हम घूम रहे हैं, गलियों में हम घूम रहे हैं। 243 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 3 वर्षों से हमने काम किया है। लोगों के बीच हम गए हैं, सभाएं हम कर रहे हैं, पदयात्रा हम कर रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है उसका? नतीजा क्या है? नतीजा तो 14 तारीख को मिलेगा ना। 14 नवंबर को नतीजा आने हैं। आज थोड़ी आपको नतीजा दिखेगा। 14 नवंबर का इंतजार। अरे आपने 3 साल का रिकॉर्ड दिया, 3 साल का रिकॉर्ड में उसके बाद नतीजा पूछ रहा हूं ना आपसे। आपका तो खैर आएगा जो आएगा, पिछले 3 साल का, उससे पहले का। तबोज जी, क्योंकि देखिए अब 3 साल से लगातार तैयारियां चल रही हैं, क्या नतीजा आप देख पा रहे हैं? देखिए सबसे मजेदार क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, अभी जो सर्वे की मैं बात कर रहा था तो देखिए उसमें 35% सारे लोगों से ये पूछा गया कि जन स्वराज का लोगो क्या है, मतलब चुनाव निशान क्या है, किस पे क्या है उनका चुनाव निशान, ये पूछा गया है लोगों से। और मतलब ज्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनका चुनाव निशान क्या है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, कोई बैग बता रहा है, कोई पपीता बता रहा है, कोई पेड़ बता रहा है। केवल 35% लोग जो हैं वो ठीक से बता पाए हैं। 30 से 35% की 32% ऐसा कुछ है कि उन लोगों ने ये बता पाया कि इनका लोगो क्या है, इनका चुनाव निशान क्या है। बाकी लोगों को इनको मालूम ही नहीं है क्या है। ये कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए हैं, जनता को मालूम नहीं है आपका लोगो क्या है, आपका चुनाव निशान क्या है, आप चुनाव क्या जीतेंगे। और एक चीज और बता दीजिए, ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इनके बीच में जो एज अ सीएम कैंडिडेट, मतलब सीएम रहते हुए उनका जो कार्यकाल रहा है, ये जब लोगों से पूछा गया तो आज का मैं बता रहा हूं 56%, 56% पीपल हैज लाइक्ड नीतीश कुमार सर्विंग एज अ सीएम आज भी। और केवल 16% लोग लालू और राबड़ी के शासनकाल को ठीक मानते हैं, जबकि 56% आज भी लोग जो है नीतीश कुमार को मानते हैं कि उन्होंने जो सुशासन दिया, उन्होंने जो काम किया वो अभूतपूर्व रहा है। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए रिसेंटली अभी आया है, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं आईआरसीटीसी के मामले में आरजेडी के ऊपर, और केवल पनिशमेंट तय करना है। और इसमें सब लोग फंसे हुए हैं, इसमें तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं, इसमें राबड़ी
देवी फंसी हुई है और इसमें लालू प्रसाद यादव फंसे, और इस बार सीबीआई बिल्कुल एकदम पूरा होमवर्क करके आई है और सारे सबूत हैं उनके पास। इनके जो प्रेमचंद्र गुप्ता थे, आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, इनको जमीन बेची गई थी 1.47 करोड़ रुपए में, जो कि इसकी प्राइम प्रॉपर्टी थी पटना वेस्ट की। और उसके बाद इस कंपनी के शेयर को इलीगल तरीके से इनके ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया था लालू परिवार के परिवारों के लोगों पर। तो ये जो सुजाता होटल्स और बीएनआर का जो था बंगाल नागपुर रेलवे होटल्स, जो कि रांची और पुरी के रेलवे स्टेशन की प्राइम प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, उनके ठेके में ये हेराफेरी की गई थी। और इसमें कोर्ट ने सबसे बड़ी चीज क्या है, चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। तो आप बताइए बिहार में किस तरीके से लूट खसोट मचा है। ये तेजस्वी यादव और उनका जो परिवार है ये किस तरीके से लूटे हैं पूरे बिहार को और लूटते रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं कि ये नौकरी देंगे। चलिए ठीक है, मैं इस पे भी आऊंगा, नौकरी पे भी आऊंगा। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, पटना से हमारे संवाददाता लगातार बने। और इसी बीच सैफ अली आलम जो है आरजेडी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सौरभ, क्योंकि देखिए अब नौकरी का वादा तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन पटना में फिलहाल जो नौजवान लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? मैं आपके साथ चैनल में बैठे हुए प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, 15 साल में लूट लिया बिहार को। 15 साल में हमने लूटा बिहार को, तो 4 लाख करोड़ का कर्जा तो हमने नहीं चढ़ाया था बिहार के ऊपर। और हमने जो लूटा, जिसको एक हमारे ऊपर केस बना, नहीं सैफ अली जी, मैं आऊंगा आपके पास, मेरे संवाददाता जो है वो लगातार बताएंगे। अभी सौरभ जी, देखिए जो एनडीए सरकार है उसने 125 यूनिट बिजली फ्री की है। अब जो महागठबंधन का कल मैनिफेस्टो आ रहा है उसमें बिजली के लिए क्या वो वादे कर रहे हैं, क्या वो जनता से कहेंगे कि 125 यूनिट ज़्यादा वो बिजली फ्री करेंगे या कम करेंगे, बिजली को लेकर क्या उनका स्थिति रहेगी, रोजगार को लेकर क्या वह जो तेजस्वी यादव ने कहा था केवल तेजस्वी यादव का ही मैनिफेस्टो है वो, कि वो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, वो भी तय हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 23 लाख आपके सरकारी कर्मचारी पूरे बिहार में, और आप 2.5 करोड़ लोगों को कहाँ से रोजगार देंगे? तो ये भी आपको तेजस्वी यादव को महागठबंधन की जो घटक दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव हो, उनको सबको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक चर्चा देने के लिए। लेकिन सैफ अली जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए तमाम बड़े वादे यहां पर कर देना, सरकारी नौकरी देने का वादा यहां पर कर देना, क्योंकि जब अभी थोड़ी देरी से आप जुड़े, लेकिन मैं लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, सब एनडीए के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे। जो नौजवान थे, हमारे संवाददाता पटना में इस वक्त मौजूद है, वहां से वो उनसे बात भी कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नौकरी के जो वादे हुए हैं सिर्फ वादे हैं या वाकई में कुछ किया जाएगा? कैसे हर एक शख्स को नौकरी दे दी जाएगी? शख्स को नौकरी नहीं दी जाएगी। जिन परिवारों में पहले से कोई ना कोई नौकरी है, लोगों को रोजगार है, वहां हम उसको, जिस परिवार में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं है, ऐसे परिवारों को हम सेलेक्ट करेंगे। वो परिवार बमुश्किल, हमने जो एक बार अभी जो 17 महीने की सरकार थी, तो करीब 95 लाख परिवार ऐसे थे जिनके घर में किसी तरह का कोई सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट है, बिजनेस है, ये है वो है। और उसमें से भी आधे से अधिक लोग नौकरी करना नहीं चाहेंगे, वो जहां जो काम कर रहे हैं उसमें वो संतुष्ट है। तो वो डाटा कम से कम 45 लाख लोगों तक पहुंचता है, और 45 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए बिहार की आने वाली सरकार सक्षम है, जो उनको रोजगार 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, जिनको हो सकता है उसके बाद भी कुछ लोग कहें हमें 4th ग्रेड की नौकरी नहीं चाहिए, तो उसमें से भी कुछ शॉर्ट आउट लिस्टेड होंगे जिनकी जो योग्यता के अनुसार हम उनको नौकरी देंगे। जैसे इससे पहले मुखिया लोग मास्टर की नौकरी को पैसे लेके दे रहे थे, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद द्वारा बहालियां हो रही थी और उनको सर्टिफिकेट और पैसा दोनों लेके दौड़ना पड़ रहा था। अभी जो हम सरकार में नौकरी देंगे वो गरीब लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को जिनको परिवार का निर्वहन नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से वो जी रहे हैं, उनमें कम से कम हम एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। जनसंख्या इतनी है बिहार में, आप कहां से इतनी नौकरी दे पाएंगे? बड़ी बात तो यही बीजेपी कह रही है। तपस जी कुछ कह रहे थे, देने की बात कह रहे हैं। ये सीएम और डेप्यूटी सीएम तो इस समय ऐसा बना रहे जैसे चुनाव खत्म हो गया हो, और इस तरीके से ये मलाईदार चीजें बांट रहे हैं, मंत्रिमंडल बना रहे, पता नहीं क्या क्या सब कर रहे हैं। इनको ये तो ऐसे दिखा रहे जैसे, और देखिए एक व्यक्ति वो चुनाव होने से पहले ही हार गया, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी वोट जोड़ो
क्या वोट चोरी यात्रा किए थे और उसके बाद ये गायब है, पोस्टर से भी गायब है। और डिप्टी सीएम जो है उनके प्रभारी आके बना के गए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एक चीज मैं बता दूं जो कि आज की घटना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने ये कहा है कि एसआईआर को लेके हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से निराधार थे। हमने पारदर्शी तरीके से, वैधानिक तरीके से पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया है। जो मृतक थे और 2 स्थानों में नाम था उनको हटाया गया है, अशुद्धिकरण को दूर किया गया है और सबसे बड़ा प्रमाण उसका यही है कि 0 कंप्लेन, देयर इज नो कंप्लेन फ्रॉम एनी पार्टी फ्रॉम एनी प्लेसेस। तो ना तो किसी के बीएलओ ने कंप्लेन किया ना कुछ किया और ये पूरी की पूरी यात्रा निकाल चुके थे। देखिए हमारा कहना यह है कि इस बार का चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं है बल्कि विचारों का है, विकास का है और विश्वास का है। हम हर परिवार तक पक्का घर गरीबों को और पक्की सरकारी नौकरी ये हम पूरी तरीके से देने की पूरी कोशिश करेंगे। नए औद्योगिक पार्क उसका विकास किया जा रहा है और हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे। सत्ता शासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के रोकथाम ये हर मायने पे कम हुए हैं। हम फिर से इसको और जहां जहां पे भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी वो हम उसका निपटान करेंगे। देखिए महिलाओं का देखिए तमाम दावे वादे यहाँ पर होते हैं, वादे दावे आप लोग भी कर रहे हैं, वहां पर विपक्ष भी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जनसुराज के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी मैं चीज समझना चाहूंगा। अब देखिए क्योंकि अब एक तरफ तो आरजेडी अपने दावे कर रही है, सरकारी नौकरी देने की बातें यहाँ पर हो रही है, बीजेपी का अपना कुछ कहना है, लेकिन आपकी पार्टी के स्टैंड क्या है इन चीजों को लेकर? मैं थोड़ा राजद प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं मैं चाहूंगा कि इनके उस पूरे हिस्से को काट कर जरा तेजस्वी जी को दिखा दीजिएगा कि एग्जैक्टली आपने वही बातें कही है जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं। पहली बात तो यह समझना है कि तेजस्वी जी ने यह कहा है कि भाई हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। आप सेंसस का डेटा भी उठाकर देखेंगे तो आपको 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार बिहार में आपको दिखेंगे और आजादी से लेकर आज तक केवल 26 से 27 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। अगर परिवार भी अगर आप देखेंगे तो जो ये डेटा दे रहा है कि 95 लाख के आसपास होता है, भैया 2.5 करोड़ से ऊपर परिवार ऐसे है जहां भी सरकारी नौकरी नहीं है। तो सरकारी नौकरी 2.5 करोड़ लोगों को आपको देना है, 95 लाख और 45 लाख मत कीजिए। यहां पर लोगों को भ्रमित मत कीजिए। आप ये बताइए कि हर परिवार को आप नौकरी देंगे या नहीं देंगे और ये कैसे फिजिबल है। तो इनके जो वादे हैं कहीं भी यानी सच्चाई से कहीं पर भी टैली नहीं करता है। दूसरी बात जो आप हमारी बात करें, हमने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया है जो हम पूरा नहीं कर सके। आप हमारे जो 5 जो काम का हमने वादा किया है कि जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा, उसमें कोई भी ऐसा वादा नहीं है जिसको हम जमीनी तौर पर उतार नहीं सके। तो हम उन्हीं मुद्दों के साथ जा रहे हैं जो हमने वादा किया है, उसके अलावा कोई हमारा मुद्दा नहीं है। पलायन हमारा बड़ा मुद्दा है जिसका जिक्र हमने किया है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, युवाओं को रोजगार देना हमारा मुद्दा है जिसका हमने जिक्र किया है, किसानी को कैसे नरेगा के साथ जोड़कर जो मजदूरी को जोड़कर किसानों की तरह से लाभ पहुंचाया जाए वो हमारा मुद्दा है। इन सब मुद्दों के साथ हम चुनाव में गए। हम ऐसे कोई भी लफाजी नहीं कर रहे जिसको हम जमीन पर न उतार सके। ठीक है सैफ अली जी, अब देखिए बात वही आ रही है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब आरजेडी तो लगातार ये कह रही है कि हर परिवार को दिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि जहां नौकरी नहीं है वहां दी जाएगी। अब क्या कुछ सही समझा जाए? उस डेटा को भी आप देखेंगे तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सैफ अली आलम जी, प्रदेश के 3.5 करोड़ लोग दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं हमारे बिहार के, उनका प्लान रोकने का क्या मतलब? उनको 3.5 करोड़ लोगों को ये कहां एडजस्ट करेंगे? हमारे से ये क्वेश्चन पूछे 2.5 करोड़ परिवार है, मैंने 95 लाख का डेटा दिया है इनको और ये लफाजी नहीं तो और सेंसस के डेटा से ज्यादा एग्जैक्ट डेटा आपका नहीं हो सकता है ना। सेंसस का डेटा ही असल डेटा है। आपके डेटा का क्या वैल्यू है भाई? सरकारी डेटा का वैल्यू है, आपके डेटा का क्या वैल्यू है? सरकारी डेटा का तो यही वैल्यू है, 3.5 करोड़ लोग दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं और 5 लाख विदेश में रह रहे हैं। या तो आप प्लान में नहीं दूर करेंगे ना, सरकारी नौकरी देकर आप प्लान दूर करेंगे तो क्या आप 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं? आप ये बताइए। बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने का क्या मतलब है? ये नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी नहीं, आप एक चीज ये बताइए ना, बीजेपी तो साफ तौर पर ये आरोप लगा रही है सैफ अली जी, बीजेपी आरोप लगा रही है। सैफ अली सुनिए, ठीक है सैफ अली जी सुनिए, बीजेपी साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि आप लोग को सरकार में तो आना नहीं है, सरकार बननी नहीं है, इसलिए आप कुछ भी वादे कर रहे हैं। नहीं, सरकार में आ भी गए, मोदी जी ने दोनों वादा पूरा किया क्या? 2 करोड़ रोजगार नौकरी, सरकारी नौकरी का हर साल। तपोज जी बताइए कौन सा वादा पूरा नहीं किया आप लोगों ने? हर साल देने का जो वादा किया था हर व्यक्ति को 100 दिन में लाके देंगे। 100 नहीं, ठीक है तपेश जी बता दीजिए। ठीक है
हैं तो हमने नौकरियां भी दी हैं, हमने युवाओं का पलायन भी रोका है, हमने महिला सुरक्षा पे सबसे ज्यादा काम किए हैं। जो तकादा चलता था इनका थानों में, जो तकादा चलता था इनका सीएम आवास में, आपने देखा है। बेवजह नीतीश कुमार, जब हम सत्ता में थे 2005 तक 50 लाख लोगों का प्लान होता, नीतीश कुमार ने उसको 7 गुना बढ़ा दिया। सैफ अली खान जी, साफ तौर पर ठीक है सैफ अली जी, बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जंगल राज था एक समय में, आप लोगों के समय में, वो बात किसी से छुपी नहीं है। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना, वो मुद्दा यहां पर उठा। अब जनता दोबारा से कैसे विश्वास करे, क्योंकि यहां पर अब नीतीश कुमार को जो है वो साथ मिल चुका है बीजेपी का, कहीं ना कहीं सरकार चल रही है, दोबारा रिपीट होने की उम्मीद है। किस तरीके से उस चीज को संभालेंगे? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सैफ अली आलम जी, मैं आपसे यही चीज समझना चाहूंगा कि इतने बड़े बड़े वादे, जंगल राज का इतिहास, किस तरीके से जनता विश्वास करेगी? इस वक्त बीजेपी भी लगातार नीतीश कुमार का साथ दे रही है, और जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में आरजेडी जीत तक कैसे पहुंच पाएगी? आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, उसमें जंगल राज में हमारा एनसीआरबी के डेटा में बिहार 10वें और 12वें स्थान पे था, और जब ये महाजंगल राज है तो बिहार दूसरे स्थान पे आ गया है। सारे रिकॉर्ड को तोड़ के अभी तक 2023 का और 18 का डाटा है, मैं आपको देता हूं कि क्राइम में महाराष्ट्र आगे, मध्य प्रदेश में रेप्स में आगे, और भी बहुत सारे मामलों में हम बहुत आगे आके दूसरे इस महाजंगल राज में आ गए हैं। और ये जंगल राज की टिप्पणी हाईकोर्ट ने किसी शहाबुद्दीन के या किसी उसके ऊपर नहीं किया था, उन्होंने जंगल राज की टिप्पणी उन्होंने की थी। एक जज साहब हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज के घर के सामने 2 गार्ड आपस में भिड़ गए थे और दोनों ने अपने अपने वाइट राइफल से गोली चला दी। तो जज साहब ने कहा ये पुलिस को बंदूक इसके लिए दी जाती है कि आपस में गोली चलाए, इनको कानून का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, जंगल राज आ गया क्या? बिल्कुल, शहाबुद्दीन के समय में मुझे लगता है शायद कुछ भी क्राइम नहीं होता था, और ना कहीं गोली चलती थी, ना कोई परिस्थिति बिगड़ती थी। नहीं, गोलियां तो हमें क्राइम का रेशियो में करो बढ़ रहा, तब क्राइम नहीं था, ऐसी बात नहीं है। शहाबुद्दीन पे 37 केसेस थे, और राष्ट्रीय जनता दल की जब हमारी सरकार आई तभी हमने उसको जेल में डाला। ठीक है, आपने जवाब दे दिया उसका। कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अंकुर भारती जी। अब अंकुर जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो अब एनडीए अपने वादे कर रही है, आरजेडी ने अपने दावे कर दिए, लेकिन राहुल गांधी जी कहां गायब हो गए हैं? राहुल गांधी जी गायब नहीं हुए हैं। राहुल गांधी जी नीतीश जी के नेतृत्व क्या है, तेजस्वी जी की नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी बताइए, आपने राहुल गांधी जी को नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़वा दिया होता अभी तो? नहीं, कांग्रेस पार्टी मतलब किस दिशा में जा रही है, सोचने का विषय है। देखिए, दिशा और दशा जो आप बता रहे हैं, अभी देखने को मिला गया में एनडीए के जो विधायक है सिटिंग वीरेंद्र सिंह को वहां के लोग पूछ रहे हैं तुमने किया क्या है, किस काम के आधार पर हम तुम्हें वोट दे। वहां के लोगों ने उन्हें खदेड़ने का काम किया। इटारी विधानसभा में मांझी की पार्टी अनिल कुमार जो वहां का सिटिंग विधायक है, राहुल गांधी कहा कि भैया तुमने काम क्या किया। राहुल गांधी पे सवाल था, राहुल गांधी कहाँ गायब है? तेजस्वी यादव को देखिए मैदान में उतरे हुए हैं, वादे कर रहे हैं, आपको दिख जाएगा इस चुनाव में। आप लोग को बताया क्या है, जब राहुल जी काम करने लगते हैं तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। राहुल जी गायब नहीं हुए हैं, राहुल जी चुनाव में स्टार प्रचारक है, बहुत जल्दी आपको दिखेंगे। अब कब दिखेंगे? बिल्कुल सिर पे नजदीक आ चुके हैं चुनाव। देखिए, हमारी पार्टी में और भी लोग हैं। आप देखिए कितना अचरज वाली बात है कि एक तरफ एनडीए के लोग राहुल गांधी के प्रचार, राहुल गांधी की बातों को बड़ी गंभीरता से नहीं लेते, और मीडिया के लोग तो मतलब उनका बात ही अलग है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी चुनाव में नहीं दिखते हैं तो ये एक बड़ा विषय बन जाता है। ठीक है तबोज जी। अरे भाई, राहुल गांधी जी के तमाम लोग आकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आप लोग सही समय पर चुनाव प्रचार कर लेते ना, मीडिया को छोड़ देते, आप चुनाव प्रचार कर लेते, कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती आज। ये मजबूरी में समझौता कर रहे हैं आप लोग, प्यार में। देखिए, दुर्दशा तो इस समय एनडीए की बुरी है कि लोग वहां तक खदेड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है तपेश जी, बताइए क्या दुर्दशा है आप लोगों की, और राहुल गांधी जी कहाँ गायब है? देखिए, राहुल गांधी जी आते भी बहुत जल्दी और जाते भी बहुत जल्दी से हैं।
और ऐसा गए हैं, मतलब कोई पता ही नहीं है उनका कहाँ पे है। इतने राष्ट्रीय स्तर के नेता और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी समझ सकते हैं, उनका पता ही नहीं है, आता पता ही नहीं है। और अभी सिटिंग विधायकों के बारे में पता है कि उन्होंने क्या किया। हमारे राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, इस चुनाव में ही कहा था कि प्रवक्ता भी सीरियस नहीं है। जो लोग देखिए इनके प्रवक्ता भी सीरियस नहीं की दुकान खोल रहे हैं, ये इस नफरत के बाजार में सब लोग राहुल गांधी है। और इसी तरीके से बिहार की जनता राहुल गांधी बनकर काम कर रही है। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, देश में भी इंटरेस्ट नहीं है, इनको लोगों के साथ जो तालमेल करना है उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल ठीक है, ये पहले से जग जाहिर था कि महागठबंधन वो मुद्दों से बेदखल हो चुकी है, उनके पास मुद्दे नहीं है इस बार लड़ने के लिए, जनता के साथ कनेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी सीएम का चेहरा जो बहुत मजबूरी में घोषित किए हैं, आपने मुद्दों की बात कही है, तो आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? रोजगार के नाम पे आपने कहा, तो विकास पे लड़ रहे हैं। तो रोजगार के नाम पे आप लोग सरकारी नौकरी दे तो रहे हैं, वो आंकड़े वही पूछ रहे थे तब जी। विकास पे लड़ा है भाई, नीतीश जी का 56% का इस बार का जो सर्वे आया है उसमें एज अ सीएम लोगों ने पसंद किया, ये आज का सर्वे है। और आप नीतीश जी पे चोरी का आरोप नहीं लगा सकते, नीतीश जी पे परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते, ये दो आरोप किसी भी तरीके से नीतीश जी पे फिट नहीं बैठता है, जबकि महागठबंधन पे ये सारे लोगों पे फिट बैठता है। परिवारवाद और चोरी माझी के जो हम पार्टी है उनको किन लोगों को टिकट दिया है आपको मालूम है? अरे तो जेएमएम तो आपको भी छोड़ गई, महागठबंधन में तो फूट किसी की वहां भी देखने को मिल रही है ना। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। जनसुराज के प्रवक्ता लगातार हमारा इंतजार कर रहे हैं तारिक जी, क्योंकि देखिए अब एक तरफ तो राहुल गांधी की अनुपस्थिति है, या तो वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस का वो जनाधार यहां पर नहीं बन पाएगा, आरजेडी सब कुछ संभाल रही है, तो जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाना फिर गायब हो जाना, अब वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं नहीं आ रहे ये कांग्रेस पार्टी का मसला है, लेकिन राहुल गांधी भी बखूबी जान रहे जिस तरीके के घटनाक्रम हुई है पिछले हफ्ते में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ टिकट बंटवारे में लेकर, मुझे लगता है कि राहुल जी उसे कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। इसलिए भी हो सकता है कि नहीं आएंगे क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया, आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार दिया है, तो ये आपस में इन लोगों का तालमेल वैसा नहीं दिख रहा है जिस तरीके का होना चाहिए। इसलिए भी राहुल गांधी कहीं अपनी दूसरी बात यह कि हम तो बराबर कहते हैं कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू पार्टी है, तो जब तेजस्वी यादव जब फ्रंट पर आकर जब वो कैंपेनिंग कर रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये उनका आपस का मसला, इसमें हम ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आरजेडी प्रवक्ता सैफ अली आलम जी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो अब बीजेपी और लगातार नीतीश कुमार, जो भी आप लोग आरोप लगा रहे थे कि मतभेद थे, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। हाल ही में लगातार कई मुलाकातों के दौर लगातार देखने को मिले, उसके बाद अब स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस थोड़ी अलग अलग चल रही है, जेएमएम साथ छोड़ चुकी है, क्या कैसे आप इस पर पार पा पाएंगे? जेएमएम तो हमारा जनाधार उसका कुछ है ही नहीं झारखंड में। हम एक ऐसे टोकन ऐसे हमें झारखंड सरकार में हम शामिल हैं, तो हमने भी सोचा 2 सीट दे के उनको मना लेंगे, लेकिन उनकी 6 सीट की डिमांड और 25 सीटों की डिमांड जहां हम अपने कैंडिडेट को नहीं, आप ये बात बहुत मतलब भरोसे से बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा झारखंड में वो उसका बदला ले सकते हैं आपसे। नहीं ऐसा प्रद्युमन जी, इसको क्लिप को काट कर ट्वीट कर दीजिएगा तेजस्वी जी को टैग करके बस। जनता दल का जनाधार है, लालू प्रसाद जी के चाहने वाले लोग हैं झारखंड में, जिसके बूते हम उनकी सियासत कुछ मजबूत होती है। आपने तो ये स्पष्ट कर दिया ना कि आपकी नजर में जेएमएम की कोई वैल्यू नहीं है, आपने स्पष्ट तो कर दिया ना कि जेएमएम की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए बड़ी हंसने वाली बात है इस डिबेट में कि एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता नीतीश जी के उसमें समर्थन में राहुल गांधी जी को चुनाव लड़वा रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई जेएमएम क्या कोई जनाधार ही नहीं है, वो तो झारखंडी पार्टी है। अब झारखंड में वो सवाल करेगी आपसे। हाँ, मैं साफ कह रहा हूँ, झारखंड में हेमंत सोरेन के सामने बैठ के बात करूंगा, इनका कोई जनाधार नहीं, फिर भी हम उनको 2 सीट देने को तैयार हुए जो आदिवासी क्षेत्रों में थी, आदिवासियों के लिए। लेकिन उनके कुछ लोग जो बाहुबली माफिया लोग हैं उनके लिए टिकट मांगने लगे, जिनको टिकट देना मेरे लिए संभव नहीं था। और जहां तक राहुल गांधी के नाखुश और खुश होने की बात है, ये जन स्वराज वाले को अच्छी तरह पता है कि ये हमारे प्रशांत किशोर जी, अभी जो इनका कैरियर चालू हुआ है 2014 से इनका एक एज ए प्रमोटर तो वो जानते होंगे राहुल गांधी नाराज हैं, तो सबसे पहले इनको पीके को ही बताया होगा कि हम नाराज हो गए। उनको जितनी सीटों का वादा था, मैं आपके चैनल पर बार बार मैंने कहा 140 सीट हम लड़ेंगे, और कांग्रेस को 9 लोकसभा सीट दी गई थी, उसको 54 सीट 6 into 6 9 into 6 54 सीटें उनको दी जाएगी।
ये 140 से 3 इसके लिए बढ़ गया कि कुछ सीटें हम आरएस जी को देना चाहते थे, जीतने के हिसाब से बांट लेते, पे लड़ने को तैयार नहीं हुए, वो 3 सीट पे भी हम राजद को लड़ा। चलिए ठीक है, अब टीवी पर बैठकर, ठीक है, अब टीवी पर बैठ के देखिए, हम जब भी डिबेट करते हैं, आप प्रवक्तागण हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है सैफ अली सुनिए ना, आप जब भी हम प्रवक्तागण हमारे साथ जुड़ते हैं वो अपने अपने दावे, अपने अपने वादे यहाँ पर करते हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग होती है, चाहे वो एनडीए के पक्ष में हो या आपके पक्ष में जनता हो, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो इतिहास रहा है, देखिए इतिहास तो कोई नहीं भूलता है, आप लोगों का इतिहास और नीतीश कुमार जी का इतिहास जो रहा है, अब साथ में बीजेपी का समर्थन मिल चुका है उनको, तो आपको लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी, आप लोग जीत की तरफ अग्रसर होंगे, या फिर कहीं ना कहीं जनता का रुख जो है वो एनडीए की तरफ रह सकता है? कैसे जीत पाएंगे उससे? 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी है बिहार के अंदर, जो क्राइम के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, और भी बहुत सारे ऐसे मामले, विधि व्यवस्था के मामले में, चाहे सृजन घोटाला हुआ हो, चाहे बालिका गिरा कांड हुआ हो, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एस्टीमेट बनाए गए हैं इस प्रदेश में। अगर पुल की ठीक से फिर से जांच हो जाए, जितना पुल निर्माण निगम पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाया है, पुल बनाई है, अरे उसका जितना आप इन घोटालों की बात मत किया कीजिए, फिर बीजेपी वाले आप पे सवाल उठा देंगे घोटालों को लेके। बजट जिस तरह सिंचाई विभाग में घोटाला, ठीक है, तपोज जी बताइए कौन कौन से घोटाले हुए हैं जंगल राज में, बताइए। हत्या हुई है 60,000 लोगों की 2023 तक। देखिए घोटाले तो अनगिनत है, और घोटालों की पूरी माला ये पहन के निकल रहे हैं, और एक व्यक्ति नहीं, पूरे का पूरा परिवार फंसा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे इस समय दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, देखिए 12 सीटों में ये जो फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, ये नया टर्म निकाले फ्रेंडली फाइट, इससे इनका जनाधार स्पष्ट हो जाता है कि ये महागठबंधन में एक साथ मिल के ये चुनाव ही नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी असमंजस है। चलिए ठीक है, अब समय कम है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा बिहार में किसका राज, ये फिलहाल अब से कुछ दिनों बाद साफ हो जाएगा, लेकिन अपनी अपनी पार्टी अपने अपने दावे, अपने अपने वादे कर रही है, अभी जनता को तय करना है कि किस दिशा में उसको आगे बिहार को लेकर जाना है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।